नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग रणनीति बनाने की भी कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। वीरेंद्र वकील होंगे जो पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ है, और साथ ही कुंवरजी ग्रुप के रिसर्च हेड रवि देवरा भी हमारे साथ हैं। आप दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। तो चलिए, सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका एक बार आपको बता दें कि सवाल पूछने का तरीका क्या है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेज पे भी जाकर आप कम्युनिटी से जुड़े हुए सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज गोल्ड और सिल्वर के साथ, जहां पर एक सपोर्टिव फैक्टर के तहत आज सोने और चांदी में अच्छी तेजी दिख रही है। और सैम मेहरा हमारे साथ होंगे इस पर बात करने के लिए। जीजेसी के वाइस चेयरमैन है। सर मेहरा जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर सबसे पहले गोल्ड, जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट के जो नंबर्स आ रहे हैं नवंबर के, वो बहुत बढ़िया नहीं रहे हैं। क्या हुआ था? क्या फेस्टिव सीजन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज धीमी थी, इस वजह से क्या ये एक्सपोर्ट के नंबर भी कमजोर रहे? देखिए शुभमोहन जी, 4.21% की डिक्लाइन है ये नवंबर में, जो 17,784 करोड़ है। पिछले साल यही टाइम पे 18,565 करोड़ की एक्सपोर्ट थी। इसके अंदर कोई स्ट्रेस का इशू नहीं है, क्योंकि काफी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे जो ये टाइम पर बंद थे, दिवाली के हॉलीडेज के ऊपर थे। इस वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो कम हुआ है, इस वजह से ये आए हैं। लेकिन आपको बाकी फिगर भी बताना चाहूंगा कि कटन पॉलिश के अंदर 20%, 20.41% का डिक्लाइन था, जो 9,719 करोड़ था, जो पिछले साल 12,212 करोड़ रहा। गोल्ड के अंदर, जो गोल्ड ज्वेलरी है उसके अंदर 38.24% का ग्रोथ आया, जो 5,286 करोड़ है, जो पिछले साल 3,823 करोड़ था। और सिल्वर के अंदर भी इस टाइम 20.5% का ग्रोथ था, जो 12,552 करोड़ था, जो पिछले साल 10,419 करोड़ था। और कलर और जेमस्टोन्स के अंदर भी ग्रोथ थी 96% की, जो 1,480 करोड़ थी, जो 755 करोड़ थी लास्ट ईयर। ये साल भी हमारा जो टारगेट है काफी अच्छा रहेगा एक्सपोर्ट्स का, जो 42 to 43 बिलियन डॉलर्स का रहेगा ईयर एंडिंग के अंदर। तो जो लास्ट ईयर से हमारी ग्रोथ थी वो अच्छी रहेगी। सिर्फ हॉलीडे सीजन के हिसाब से, जो दिवाली के टाइम पर हॉलीडेज होती हैं, जिसके अंदर लेबरर्स भी हॉलीडे पे जाते हैं, इस वजह से नवंबर के आउटलुक इस बार कम थी। ओके। लेकिन सर ज्वेलरी सेगमेंट की एक्सपोर्ट डिमांड काफी कम रही है, इसके पीछे क्या वजह है? ज्वेलरी की डिमांड कम आ रही है क्या इंटरनेशनल मार्केट से? नहीं, आप देखेंगे गोल्ड ज्वेलरी से भी 38-39% ग्रोथ आई थी। अभी ओमिक्रॉन आने की वजह से, कुछ पैंडेमिक आने की वजह से काफी जो रिटेलर्स है फॉरेन मार्केट के अंदर आने वाले टाइम के अंदर बाइंग कम करेंगे। लेकिन इंडियन हैंडमेड ज्वेलरी की डिमांड और जो यहाँ डायमंड की ज्वेलरी बनती है उसकी डिमांड काफी अच्छी है इंटरनेशनल मार्केट्स में, क्योंकि वो ज्वेलरी नहीं बन पा रही है। सो उस वजह से ईयर ऑन ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ। मगर जो पैंडेमिक और ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट होगा, वो आने वाले महीनों में दिख सकता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई स्ट्रेस का इशू है जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। ओके, यानी कोई मेजर इश्यूज नहीं है। आगे रिवाइवल की उम्मीद है। जो एक्सपोर्ट के जो पूरे फिस्कल ईयर के जो टारगेट है वो अचीव भी होने की उम्मीद है। ऐसा जीजेईपीसी से भी बात हुई, वो लोग ऐसा मान रहे हैं। हमारे साथ डोमेस्टिक मार्केट में किस तरह की डिमांड है, इस पर बात करने के लिए कुमार जैन साहब है, यूटीजेड के चेयरमैन हैं। कुमार जैन साहब, स्वागत है आपका। सर, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट डिमांड तो बहुत अच्छी नहीं रही है नवंबर की, लेकिन आगे सैम बता रहे हैं कि आगे बेहतर डिमांड की उम्मीद है इंटरनेशनल मार्केट से। लेकिन डोमेस्टिक डिमांड को लेकर क्या सिचुएशन है, क्या लग रहा है यहां पर? चलिए, कुमार जैन साहब शायद हमारे साथ अभी नहीं है, उनसे वापस दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। सैम, आपसे मेरा यही सवाल होगा कि आज डोमेस्टिक मार्केट में किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है अभी? देखिए, डोमेस्टिक डिमांड दिवाली के अंदर बहुत अच्छी थी, पूरा नवंबर भी बहुत अच्छा था डिमांड का। अभी जो 15 से 30 दिसंबर का महीना आता है, सब हॉलीडेज पे जाते हैं। ये 15-20 दिन रहेंगे, थोड़े से नॉर्मल और कम रहेंगे प्रकार के। जनवरी 3-4 से अच्छा बिजनेस चालू होगा। आगे आके पोंगल
और जनवरी के अंदर काफी फेस्टिवल आएंगे, मकर संक्रांति आएगी, काफी शादियों के फेस्टिवल है जनवरी फरवरी मार्च के अंदर। तो मुझे लगता है गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, कलर स्टोन्स की रिक्वायरमेंट और डिमांड बहुत अच्छी रहेगी। 3-4 तारीख से कस्टमर जो है, रिटेलर्स है, वो भी अपना स्टॉक वापस भरना चालू करेंगे। सो ओवरऑल प्राइस भी अभी बहुत अच्छे हैं, स्टेबल है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि डिमांड डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बहुत अच्छी रहेगी और आने वाले टाइम के अंदर जेमन ज्वेलरी के अंदर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी काफी बहुत अच्छी रहेगी। ओके सर, सैम, अब आपसे आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि अगले साल को लेकर गोल्ड और सिल्वर के आउटलुक क्या है, क्या लग रहा है, कहां तक भाव जा सकते हैं? अगर यहां से खरीद कर चलता है तो कितने रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए अगले एक साल में? 2022 का आउटलुक चाहिए। फेड ने 6 पॉइंट्स के रेट्स के जो पिछले साल और उसके अगले साल और उसके अगले साल यानी 2022 और 23 के अंदर रखे हैं कि ये रेट्स को ये हिसाब से उनको टेपरिंग करना है। लेकिन जो टेपरिंग का उन्होंने विचार किया है, ओमिक्रॉन की वजह से और बाकी पैंडेमिक और तकलीफ की वजह से वो टेपरिंग नहीं हो पाएगी। वो टेपरिंग को आज के तारीख अभी जो रेट है $1808, उसके हिसाब से वो सब जो सप्रेशन है रेट्स का उसके अंदर ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन ये रेट्स इस लेवल से सप्रेस नहीं रहेंगे। 1808 का अभी रेट है $1815, 1835, फिर 1874 जाके अगले साल 6 महीने के अंदर अंदर ये अपने जो हाईएस्ट लेवल है 2100 उसको टेस्ट करेगा। और मुझे लगता है कि अभी जैसे 4800-250 का जो रेट है उसके हिसाब से ये रेट अगले साल तक 53-54 तक जाने चाहिए। सो बहुत अच्छा टाइम है बाइंग करने का, दिसंबर जनवरी। अभी निवेशकों को और अपना ये कस्टमर्स को ये टाइम पर अपने गोल्ड को बाय करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो ग्रोथ आएगी उसमें उनको फायदा हो सके। ओके, यानी बढ़िया एक मौका है, आपको खरीदना चाहिए। लग रहा है कि आगे तेजी की उम्मीद लग रही है। शुक्रिया सैम, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। हमारे साथ कुमार जैन साहब भी है, यूटीजेड के चेयरमैन है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा, अभी सैम से बात हो रही थी, इंटरनेशनल मार्केट में नवंबर में तो उस तरह के एक्सपोर्ट के नंबर नहीं आए थे जेम ज्वेलरी सेक्टर के, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में रहेगी इंडियन ज्वेलरी की। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में फिलहाल किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है? सर, आपकी आवाज कट रही है, सवाल सुनाई नहीं दिया, क्या वापस रिपीट करेंगे सवाल सर? कुमार जैन साहब, आपसे मेरा सवाल है कि डोमेस्टिक डिमांड किस तरह की दिख रही है? आप ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, जवेरी बाजार में हैं, वहां किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है? बहुत ही सही डिमांड है। उसका मुख्यतः कारण बना हुआ है कि सोना जो है, लोगों ने कोविड के समय में 58,500 देखा है और इस समय घट के सोना 49 और 50 के बीच में लहरा रहा है। और कारण, कई सारे कारण बने। शादियों की भरमार है, 2.5 साल से लोगों ने शादियां जिनके घर में नहीं हुई, वो एक कारण बना। दूसरे, लोगों के खर्चे सब बचे हुए हैं। रोज रात को होटलों में जाते थे, गाड़ियां खरीदते थे, कई तरह के खर्चे करते थे, वो सब खर्चों का पैसा बचा हुआ। और इस कोविड ने ये सिखाया कि हाथ में अगर रुपया है तो आने वाले समय में और भी तकलीफ, कोविड, ओमिक्रॉन जैसी बीमारी आ रही है। अब तो एक संजोग बैठा है कि सोना और तेज जाने वाला था, लेकिन ओमिक्रॉन के जो आंकड़े आए हैं इंटरनेशनली, ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो आंकड़े वापस घट गए हैं। तो इसकी वजह से सोने में जो तेजी आनी थी वो तेजी रुक गई है और लोगों के लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि लोग इस समय सोने की खरीदारी कर रहे हैं। मैंने कुछ समय पहले ही शायद आपको एक वीडियो भी भेजा था ये दिखाते हुए कि शोरूमों में क्या अब चल रहा है। शोरूमों में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। उसका कारण भी और एक बना हुआ है कि ऐसे तो खूब मुहूर्त है, लोग 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक खरीदारी नहीं करते हैं। उसमें खास करके शादियों की जो खरीदारी रहती है वो बिल्कुल नहीं करते। लेकिन हम देख रहे हैं कि कस्टमर जो हमारे पास आ रहे हैं शादियों की खरीदारी को लेकर आ रहे हैं। मैंने जब उनको सवाल किए कस्टमरों को तो बोलते नहीं, हमने जो स्टार्ट हमारे को जो करना था वो थोड़ा सा स्टार्ट हमने अच्छे मुहूर्त में कर लिया, अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये सब इस तरह की रिटेल शोरूमों में बातें हो रही है और आने वाले समय में भी सोने में जो तेजी बरकरार रहेगी वो तेजी को तो लोग देखते हुए, और शादियां जो है मिड जुलाई तक शादियां हैं, तो ये सब मिला जुला के देखते हुए लोग खरीदारी कर रहे हैं। और सोने में भी एक थोड़ी सी तेजी मैं शॉर्ट टाइम में देख ही रहा हूँ। आज भी कल की कंपेयर में आज सोना थोड़ा तेज गया है। कारण कई बने हैं। एमसीएक्स पे सोने में तेजी थोड़ी, नॉर्मल एमसीएक्स घटा है, लेकिन रुपया भी मजबूत होने के बावजूद भी सोने में आज तेजी आई है।
जो डॉलर की बात इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में देखे तो सोना जो कल 1770 के आसपास था, आज 1806 चल रहा है। तो ये सब देखते हुए हिंदुस्तान में आज नहीं सदियों से एक ट्रेंड रहा है कि जब तक शादियां आती है, अब तो लोग बहू लाने के लिए भी सोना भेजते हैं। बेटी को स्त्री धन के रूप में सोना देते ही है, लेकिन बहू के लिए भी लोग सोने की खरीदारी करते हैं। तो सोने में एक अच्छी तेजी और एक अच्छा काम हम देख रहे हैं। ओके, यानी ग्राउंड पर अच्छी डिमांड लग रही है और हाजिर बाजार में लोग जमकर सोना खरीद रहे हैं। लेकिन कुमार जैन साहब, अब मेरा सवाल होगा, अगर कोई यहाँ पर खरीद रहा है तो कितने रिटर्न की उम्मीद करे अगले 1 साल में? क्या टारगेट है आपका? नहीं मैं सर वापस बोलिए सर, आपकी आवाज कट हो जाती है सर। कुमार जैन साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर मौजूदा लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो अगले 1 साल तक कितना रिटर्न की उम्मीद करे गोल्ड और सिल्वर में? सोने में एक अच्छी तेजी है। मैं ये जैसे ही अपना गलत मुहूर्त जो मुहूर्त बोलते हैं कि 14 जनवरी के बाद जब शुरू होगा तो सोना इस समय जो 4950 के आसपास चल रहा है वो तुरंत एक लंबे टारगेट तक जा सकता है और 52-53 के आसपास दिखेगा। और आने वाले समय में सोने में और भी तेजी दिख सकती है। लोग हम ग्लोबल मार्केट में जो डॉलर के भाव में जो डॉलर के रेट से देख रहे हैं लोग, कोई 2000 कोई $2500 की बात करता है, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडियन मार्केट पे पड़ेगा और सोना हो सकता है कि कहीं भी और भी आंकड़े तेज जावे। लोग एक बार ऑलरेडी कोविड के समय में सोना 58,500 जा चुका है और ये वेरिएंट जो आता है ओमिक्रॉन, तो सोने में एक बड़ी तेजी आ सकती है। तो लोग इस समय है खरीदारी, यही देखते हुए लोग खरीदारी कर रहे हैं कि भी सोने में तेजी आएगी। ओके ओके ओके, शुक्रिया जैन साहब, आपने वक्त निकाला और गोल्ड मार्केट का आउटलुक बताया कि ग्राउंड पर क्या स्थिति है और आगे किस तरह से भाव जा सकते हैं। चलिए, हमारे साथ बीरेन वकील साहब भी हैं, रवि भी हैं, आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। बीरेन जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर का आउटलुक 2022 को लेकर आपका क्या है? फेड का टाइटनिंग देखते हुए थोड़ी अपसाइड थोड़ी लिमिटेड रहेगी, बट फिर भी एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर में मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट फर्म रहना चाहिए। अभी दिसंबर एंड के बाद फंड्स वापस मार्केट में आएंगे। पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग जो होता है नॉर्मली 5 जनवरी से 12 जनवरी के बीच, उसके बाद रेगुलर मार्केट देखा जाएगा और शायद गोल्ड में थोड़ा और वेट जाएंगे जो इन्फ्लेशन की स्थिति बनी है ये देखते हुए। ब्रॉडली स्पीकिंग फर्स्ट क्वार्टर के लिए हम रेंज 1760 से 1850 1880 तक की देखते हैं। ओके ओके, तो ये व्यू है बीरेन जी का। रवि, आप क्या मानते हैं गोल्ड को लेकर, आपका व्यू 2022 के लिए? डेफिनेटली व्यू इमीडिएट पॉजिटिव है। जो आगे फंडामेंटल्स की बात की, मैं डेफिनेटली एग्री हूँ। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा निकालें तो अगर हम 3 महीने के बेस पे देखें तो लास्ट 19 साल में जब से एमसीएक्स में स्टार्ट हुआ है सोना, तब से 2 बार ही नेगेटिव रहा है ये फर्स्ट क्वार्टर में, एंड 5 बार वो फ्लैट रहा। बाकी एवरी टाइम उस गोल्ड ने पहले क्वार्टर में अच्छा रिटर्न दिया है। अगर सेम डेटा हम रिपीट करें और 6 महीने के टाइम पे देखें तो अभी तक 2 बार ही नेगेटिव गया है और 3 बार फ्लैट रहा है। अदरवाइज 19 में से 14 साल सोने ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो आई थिंक ये हिस्टोरिकल डेटा भी अभी इंडिकेट कर रहा है। एंड जिस साल सोना नहीं चलता उसके बाद वाला पहला क्वार्टर अच्छा रहता है। लास्ट ईयर अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो वाईटीडी बेसिस पे सोना अभी 4% डाउन है। तो आई थिंक ये भी एक एडिशनल पॉजिटिव फैक्टर है। इंटरनेशनल प्राइसेस में 1815 का करीब रेजिस्टेंस है, अगर उसको निकालता है तो 1835 तक के लेवल्स आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। ड्यू टू रूपी जो आज स्ट्रेंथ दिखा रहा था, इस हिसाब से हमने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, बट ये लेवल मुझे लग रहा है कि एक अट्रैक्टिव लेवल है। यहाँ पे सोने में 40,100 के करीब एक बार बाय का कॉल लेना है। स्टॉप लॉस आप लगाए 47,840 का। मेरा यह मानना है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 40,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को मेजर डेटा ना होने की वजह से थोड़ा मोमेंटम वेज या सबड्यूट रह सकता है। आफ्टर जैसे ही ओपन होगा इंटरनेशनल मार्केट 7-8 तारीख के बाद में मुझे लग रहा है कि यहाँ भी 14 तक, जैसे जिसको कमुर्ता बोलते हैं, 14 तक होगा। उसके बाद एक अच्छा बाइंग फिजिकल मार्केट में देखा जा सकता है। ओके ओके, तो ये व्यू है। चलिए, कुछ दर्शकों के भी सवाल लेते हैं। योगेश हैं जयपुर से,
इन्होंने गोल्ड 48,195 48,195 पे लॉन्ग कर रखा है और चांदी 62,225 पर। बीरेन जी क्या सलाह देंगे? दोनों में लॉन्ग पोजीशन है, इनकी इंट्राडे ट्रेडर है या एक दो दिन वेट कर सकते हैं? कल तक के लिए क्या लग रहा है, ये लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करे गोल्ड और सिल्वर की? सिल्वर का स्टॉप लॉस 61,800 होना चाहिए। गोल्ड के लिए 4770 रख सकते हैं। टेंटेटिव टारगेट गोल्ड के लिए 48,300 आसपास का रहेगा। थोड़े ब्रॉडर व्यू है तो 48,500 तक रख सकते हैं और सिल्वर में 63,000 तक का रख सकते हैं। ओके, ये व्यू है। रवि, आपकी भी सलाह जानना चाहूंगा। 48,195 पे लॉन्ग है गोल्ड की एक लॉट और सिल्वर 62,225 पर लॉन्ग है। क्या करना चाहिए इनको, योगेश जी को? डेफिनेटली जैसे गोल्ड की बात करें तो वहां पे मैंने ऑलरेडी बाई का रिकमेंडेशन 48,500 के टारगेट के लिए उसमें दिया है। आई थिंक एक स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करें। 47,840 का काफी अहम सपोर्ट है। आई थिंक ये सपोर्ट आपको देख के होल्ड करना है पोजीशन। एंड अगर 400 के ऊपर कोई भी लेवल मिले तो वहां पे एक बार पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लेना है। एंड सेकंड सिल्वर आई थिंक थोड़ा वोलेटाइल रहेगा क्योंकि बेस मेटल्स की जो सारी बढ़त थी मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन की वो अभी वो गवा चुके हैं, तो आई थिंक वहां पे थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा। बट यस, ट्रेंड पॉजिटिव इंटैक्ट है। 61,800 के करीब एक अच्छा सपोर्ट है, जैसे बीरेन जी ने भी हाईलाइट किया। आई थिंक वो स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन कैरी करें। एंड अपर साइड अगर 60,800 के करीब लेवल्स मिलते तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर ले। ट्रेडर्स जो भी है, जो गोल्ड सिल्वर में कर रहे हैं, एग्री में कर रहे हैं, नॉन एग्री में कर रहे हैं, ये 2 वीक के लिए ट्रेडर्स ध्यान रखे। एक बार प्रॉफिट है वो लंबे प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन ना रखे। जो भी ट्रेडर्स है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपनी रिस्क देख के बुक कर सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर पर योगेश जी के लिए। बीरेन जी, योगेश जी का दूसरा सवाल ये था कि नेचुरल गैस में आज क्या करना चाहिए? कोई ट्रेड बन रहा है क्या आपकी तरफ से? कोई कॉल नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में मैं जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में 300 रुपये के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 309 का स्टॉप लॉस रहेगा और 285 290 के आसपास का टारगेट रहेगा। ओके, तो ये व्यू है। रवि, आप क्या नजरिया क्या है नेचुरल गैस को लेकर? अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है तो क्या राय देंगे नेचुरल गैस के लिए? मेरी पहली सलाह है कि जो भी नया ट्रेड अगर लेना है तो आप अभी इन्वेंटरीज के डेटा के होल्ड करें। इन्वेंटरीज के नंबर्स आएंगे, उसमें जो भी वोलेटिलिटी मिले और उछाल मिले वहां पे आप शॉर्ट के लिए सोचे। आई थिंक ये इन्वेंटरीज के डेटा थोड़े प्राइसेस के लिए नेगेटिव आने की एक्सपेक्टेशन है। थोड़ा बहुत प्राइस उसको डिस्काउंट भी कर रहा है। और मॉर्निंग सेशन में जो डिस्पेरिटी हुई थी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट मॉर्निंग से ही डाउन था, हमारे मार्केट ने ये दोपहर के बाद ये नेगेटिविटी ली, तो आई थिंक एक काफी अहम सपोर्ट 290 का और उसके करीब चल रहा है। तो मेरा ये सलाह है कि आप एक बार देखें इन्वेंटरीज। अगर इन्वेंटरीज के नंबर जो -45 के एक्सपेक्टेशन है बीसीएफ की, वो अगर इससे कम आता है, मीन्स की -30 -20, तो आप वहां पे एक शॉर्ट का पोजीशन जैसे बीरेन जी ने बताया ऑन हाई 299 के करीब ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 304 का लगाए। डाउन साइड मेरा ये मानना है कि इन्वेंट्री के बाद 284 285 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, बट थोड़ा सेफली ट्रेड करना है। आपको इन्वेंट्रीज देख के 9 बजे इन्वेंट्रीज के नंबर आएंगे, बाद में आप एक सेफ ट्रेड ले सकते हैं। ओके, यानी 285 तक नीचे तक आ सकता है। 304 का स्टॉप लॉस लगा ले। ये ट्रेड आप ध्यान में रखें, जो रवि ने स्टॉप लॉस बताया है उसका भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। बस्सा हैं शामली से, इन्होंने सवाल पूछा है। क्रूड इन्होंने सेल किया है 5,400 रुपए पर। बीरेन जी, 5,400 रुपए की शॉर्ट पोजीशन है, क्या करना चाहिए? इनको रुकना चाहिए? ये काफी रेंज बाउंड मार्केट है और इसकी ओवरऑल रेंज 5,220 5,220 से 5,530 की है। अगर 5,530 को क्रॉस करता है तो फिर शॉर्ट साइड अवॉइड करनी चाहिए। बाकी इसमें दोनों साइड की स्विंग ट्रेड मिलती रहेगी। ओके, चलिए एक और इनका ही सवाल था, जिंक पर था। जिंक में था कि 290 में इन्होंने लॉन्ग कर रखा है। रवि, अब आप बताइए कि जिंक 290 की खरीद है इनकी, क्या करना चाहिए? इनको बने रहना चाहिए ट्रेड में?
जी, मॉर्निंग के में तो काफी अच्छे लेवल्स मिले थे, हालांकि वहां से थोड़ा अनवाइंडिंग प्रेशर आज जिंक में देखने को मिल सकता है, करीब मिल गया है ऑलरेडी। आई थिंक अभी जो 298.80 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे एक बार रुकना चाहिए। अभी ये जो रिस्क रिवॉर्ड है, आई थिंक ये फेवरेबल है। ये लेवल पे मुझे नहीं लग रहा है कि निकलना चाहिए। 280 के करीब आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन कैरी करें। मुझे लग रहा है जैसे यूएस मार्केट ओपन होगा और डॉलर इंडेक्स की जो वीकनेस है वो सेकंड हाफ में शायद इसको सपोर्ट कर सकते हैं। करेंसी बंद होने के बाद 5 बजे के बाद थोड़ा स्टेबिलिटी बेस मेटल्स में आपको देखने को मिल सकता है। अपर साइड बुक कहाँ करना है 292। मुझे लग रहा है कि एक बार आप अभी से लिमिट लगा के रखें प्रॉफिट बुकिंग की 292 के करीब, एंड 285 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें। ओके, तो ये भी हुए। चलिए अब ग्वार सीड और ग्वारगम में बात कर लेते हैं, जहां पर 1% के आसपास की तेजी दिख रही है। आपका आउटलुक ग्वार को लेकर वीरेन जी क्या है आज के लिए? क्योंकि एग्री मार्केट में अब काफी लिमिटेड चॉइस बनी है, सिर्फ 3-4 कमोडिटी लिक्विड रही है। ग्वार में वैसे भी लोकमानस तेजी का है, तो यहाँ ओवरऑल रेंज 58 टू 63 की है, और यहाँ भी दोनों साइड की मूवमेंट लगातार आती रहती है। तो यहाँ काउंटर स्विंग स्ट्रेटेजी अच्छी रहेगी, मींस शार्प जंप पे सेल साइड और शार्प डिप पे बाइंग। लो रिस्क लोगों को पहले बाई बाद में सेल करना चाहिए। ओके ओके। रवि, ग्वारगम में अगर 11,100 के आसपास का भाव है, इस भाव पे ट्रेड किसी को करना चाहिए तो किस तरह का ट्रेड करें, बाई या सेल? जी डेफिनेटली बीरेन जी के साथ सहमत हूँ। पहले बाई करके सेल करना चाहिए। आई थिंक 1100 के करीब अगर प्राइस चल रहा है, यहाँ पे बाई कर ले आप। 11,580 का मेरा टारगेट है। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए टारगेट रहेगा। 10,960 का स्टॉप लॉस लगा है। पॉजिटिव चीज है, क्रूड भी स्टेबल है। एज वेल एज देखे तो डोमेस्टिक सप्लाई काफी थीन है, तो आई थिंक वहां पे ज्यादातर देखे तो अगर क्रूड के प्राइसेस 75 के ऊपर सस्टेन हो इंटरनेशनली, तो आई थिंक वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग का रूप दिख सकता है। जैसे बीरेन जी ने बताया, जैसे आगे 9 कमोडिटीज के बैन आए, बाद में वॉल्यूम्स काफी ड्राई, इस हिसाब से बाद में जो सपोर्टिव वॉल्यूम्स है ट्रेंड के वो नहीं दिख रहे, तो एक गैप अप के बाद मार्केट पूरा कंसोलिडेट करता है। तो आई थिंक ये गैप अप ओपनिंग में बीटीएसटी एक अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये लेवल पे बाय करके चलना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे अगर किसी का व्यू है एंड कोई 15-20 दिन पे रुकना चाहता है, तो 10,960 के क्लोजिंग बेसिस के साथ स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। मेरा यह मानना है कि एक बार 11,900 तक के लेवल्स आपको ग्वारगम में देखने को मिल सकते हैं। ओके ओके, यानी ग्वारगम आप खरीद के जा सकते हैं। दोनों ही जानकारों का मानना है 11,180 पे रवि को लगता है कि खरीदना चाहिए। टारगेट 11,580 रुपये का है, 10,960 का है। स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। शुक्रिया रवि जी आपका, बीरेन जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 आउट स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मनी मंत्र। नमस्कार।